जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। अब तक हमने 21 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। ये जो सीरीज चल रही है वो उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम वो प्रश्न हल करते हैं जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। रिपीटेड भी प्रश्न मिलेंगे इसमें जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी जीएस सीरीज से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? तो वो है अनुच्छेद 124। जो जैसे भारतीय उच्चतम न्यायालय हो गया, आपका निर्वाचन आयोग हो गया, ठीक है। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में आता है? तो निर्वाचन आयोग आता है आपका 324 में। निर्वाचन आयोग किस में आता है? 324। ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति है, किस में आती है राज्यपाल की नियुक्ति? 155 में आती है, ठीक है। वित्त आयोग किस में आता है? वित्त आयोग आता है आपका 280 में। वित्त आयोग किस में आता है? कौन से अनुच्छेद में? 280 में। तो ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। जैसे राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो आता है अनुच्छेद 165 में। राज्य का महाधिवक्ता किस में आता है? अनुच्छेद 165 में आता है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, ठीक। कितनी? 25 वर्ष। सेकंड का उत्तर हो जाएगा सी। 4 चीज़ें होती हैं। केंद्र में आपकी होती है संसद। केंद्र में क्या होती है? संसद होती है। और संसद के 3 भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा में जो सदस्य होगा उसकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। और राज्यपाल के लिए होनी चाहिए 35 वर्ष, ठीक है। ऐसे ही फिर राज्य में होता है, विधानसभा होती है, विधानमंडल होता है राज्य में। तो विधानमंडल 3 अंगों से मिलकर बना हुआ है। किससे? 3 अंगों से, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक है। विधानसभा की जो सदस्य होगा उसकी उम्र होगी 25 वर्ष। विधान परिषद का जो सदस्य होगा उसकी उम्र होगी 30 वर्ष। और राज्यपाल की उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे पूछ लिया जाए कि यूपी में लोकसभा में कितनी सीटें यूपी में? तो 80 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी है? 31 सीटें हैं। और विधानसभा में 403 सीटें हैं। और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है तीसरा, साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साधारण जो विधेयक है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और 3 का आंसर हो जाएगा सी। 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। जो साधारण विधेयक है इसका जिक्र किया गया है आपका 368 में, 368(2) में, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए संविधान संशोधन प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? तो वो आपकी 368 में है। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस में है? 368 में है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक ऑडियो टूल है? डिस्केलर, एविडेमैक्स, ब्लेंडर या ऑडोर? तो ऑडोर जो है वो आपका ऑडियो टूल है। फिर फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी। फिफ्थ है, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 2, 6, 8 या 4? तो एक निबल में बिट्सों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। ये दोनों प्रश्न आपके किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। डेटा की सबसे छोटी यूनिट अगर पूछेगा तो कौन सी होती है? वो होती है बिट। डेटा की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो 4 बिट्स होते हैं। कितने? 4। छठवां प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। और 6 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 6 का आंसर बी हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, माल और सेवा कर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष चेयरपर्सन कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। 7 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अब पूछ लिया जाए जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक आपका अप्रत्यक्ष कर होता है। कौन सा? अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। कब? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो आपका उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। क्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, ठीक। तो 8 का उत्तर हो जाएगा डी। 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और दूसरा है, नचना कोठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर, ये आपके कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? 9वां प्रश्न है, घोषित राम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है?
को कौ घऊ, ऐसे याद कर लो, कौ घऊ। तो कौ से कौशाम्बी हो जाएगा और घौ से गोसितराम। तो गोसितराम कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। 9 का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 10वां प्रश्न है, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? तो इसे मिला लिया था कब? 1856 में। और 10 का उत्तर हो जाएगा आपका ए। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1856 में हुआ था। 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है? तो ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। मऊ से नहीं गुजरता। कहाँ से? ओ मऊ। 11 का उत्तर होगा बी। बस्ती से नहीं गुजरता है। कहाँ से? बस्ती से। अब जो इसकी दूरी है वो है आपकी 341 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो कितनी है? 341 किलोमीटर, याद रखनी है। 9 जिलों से ये 9 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से ज़िले हैं वो आपके? तो वो है लखनऊ से शुरू होगा, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। तो लखनऊ से लेके कहाँ तक है? ये गाजीपुर। लखनऊ में एक जगह है चांदसराय, यहाँ से शुरू होगा और गाजीपुर के हैदरिया में ये ख़त्म होगा। ठीक है, तो बस्ती से नहीं गुजरता है, बाकी इन सभी जगहों से ये गुजरता है। कितने जिलों से? तो 9 जिलों से। अगला प्रश्न है कि चीनी मिट्टी के चीज़ों के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान है जो चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो वो है आपका खुर्जा। खुर्जा बुलंदशहर में या किसके लिए प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए। 13वां प्रश्न है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? तो महावीर जूट मिल्स लिमिटेड है आपकी सहजनवा गोरखपुर में। कहाँ पर? सहजनवा गोरखपुर में। और 13 का उत्तर हो जाएगा डी। 14वां प्रश्न है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। 14 का उत्तर हो जाएगा डी। 15वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो काशी, जिसे हम वाराणसी भी कहते हैं, ये आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। और 15 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 15 का आंसर? डी। 16वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो जिला पूछ रहा है, तो उत्तर पूर्व दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। 16 का आंसर हो जाएगा ए। 17वां प्रश्न है, भारत के जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को किस रूप में जाना जाता है? ह्रासमान चरण, स्थिर चरण, विस्तारवादी चरण या गतिहीन चरण? तो इसे जाना जाता है गतिहीन चरण के बारे में, गतिहीन चरण के रूप में जाना जाता है। ठीक, गतिहीन चरण को हम कह सकते हैं कि स्थिर जनसंख्या की अवधि के रूप में भी इसे जाना जाता है। क्या? जनसंख्या की जो स्थिति थी स्थिर रही थी इन 2 दशकों में, 1901 से लेकर 1921 तक। 18वां प्रश्न है, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है वन सेवा प्रमुख, जिसे हम कहेंगे 18 का ए उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन सेवा प्रमुख। ठीक है, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी वन सेवा प्रमुख होता है। कौन होता है? वन सेवा प्रमुख होता है। और यह जो होता है वो अखिल भारतीय सेवा के एक अंग के रूप में कार्य करता है। किसका? अखिल भारतीय सेवा के अंग के रूप में कार्य करता है, जिसके अन्य 2 और हैं। ऐसे 3 अंग होते हैं अखिल भारतीय सेवा के। कितने? 3 अंग, IAS, IPS और IFS। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये 3 अंग होते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के। अखिल भारतीय सेवा का जो उल्लेख है संविधान में वो आपका आता है 312 में। किस में आता है उल्लेख? 312 में आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? करनाली ब्रह्म घाट पर किससे जुड़ती है? करनाली नदी से। तो वो है आपकी शारदा नदी और बाद में क्या बन जाती है? घाघरा नदी बन जाती है। 19 का आंसर हो जाएगा सी। 20वां प्रश्न है, भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में हैं? तो भूमध्य सागरीय जो वन झाड़ियाँ हैं वो आपकी गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती हैं। किसमें? गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में। 20 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 21वां, विश्व में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पैदा होता है? भारत में, बांग्लादेश में, चीन में या बर्मा में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, भारत। सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन करता है वो भारत करता है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर कौन करता है? बांग्लादेश। ठीक है, विश्व में अगर 100% उत्पादन हो रहा है तो 55% उत्पादन कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और 41% कौन कर रहा है? बांग्लादेश कर रहा है। अगला है, योगक्षेम बाह्यम्यहम किसका आदर्श वाक्य है? योगक्षेम बाह्यम्यम, तो ये है आपका LIC भारतीय जीवन बीमा का
और 22 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 22 का उत्तर बी हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय बैंक में सभी अंशधारकों के पास एक समान प्रारंभिक अभिदान शेयर होता है? किसके पास, किसमें होता है? एशियाई विकास बैंक में, न्यू डेवलपमेंट बैंक में, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक में, या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में? तो वो होता है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक में, और 23 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। कहाँ पर है? चीन के शंघाई शहर में है। यह ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित और संचालित एक बहुपक्षीय बैंक है, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला है, भारत में मुद्रा स्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है? तो मुद्रा स्फीति लक्ष्यीकरण कौन करता है? आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? आरबीआई करता है। 24 का आंसर हो जाएगा ए। अब पूछ लिया जाए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 25 का आंसर हो जाएगा बी। 26वां प्रश्न है, मेखला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? तो ये असम की महिलाएं पहनती हैं मेखला चादर, और 26 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 26 का आंसर डी हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, गांधी जी का दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था कहाँ से? बारदौली, अहमदाबाद, सूरत या बम्बई? तो ये शुरू हुआ था अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। कहाँ से? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से ये शुरू हुआ था। 78 लोगों के साथ में गांधी जी ने यात्रा शुरू की, और दांडी मार्च जो शुरू हुआ था वो हुआ था 12 मार्च 1930 को। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुई थी। ठीक है, 78 लोगों के साथ में 24 दिन में ये यात्रा, 24 दिन तक ये लोग चले, और 6 अप्रैल 1930 को कब पहुंच गए थे? 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने क्या किया? दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर कानून को तोड़ा। किसको? नमक कानून को तोड़ा। कब? 6 अप्रैल 1930 को। तो दोनों तारीख याद रखनी है, 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930। 28वां प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। 28 का उत्तर हो जाएगा सी। 1951 में एक जगह है पोचमपल्ली, कहाँ पर है? तेलंगाना में। वहाँ से ये आंदोलन शुरू किया था, भूदान आंदोलन। किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुए पूना समझौते पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर हुए थे 24 सितंबर 1932 को। कब हुए थे? 24 सितंबर 1932 को हुए थे पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर। 29 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 30 है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो वो थे आपके बिंदुसार। इसकी एक ट्रिक भी है, ठीक है, इसकी एक ट्रिक है, जैसे सी और फिर बी और फिर ए। तो सी से हो जाएगा चंद्रगुप्त, बी से हो जाएगा बिंदुसार, और ए से हो जाएगा अशोक। चंद्रगुप्त के पुत्र कौन हो गए? बिंदुसार हो गए, और बिंदुसार के पुत्र कौन हो गए? अशोक हो गए। ठीक, तो चंद्रगुप्त के पुत्र कौन हो गए? बिंदुसार हो गए। 30 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 31 है, विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? भूटान, भारत, म्यांमार या नेपाल? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी। भारत एकमात्र देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है। तो उत्तर क्या हो गया? 31 का बी हो जाएगा। 32 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है जो कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता? कौन सा है? तो वो है आपका दंत बल्क। कौन सा है? दंत बल्क है। 32 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। निम्न में वायुदाब को नापने के वाला उपकरण कौन सा है? तो वो है आपका बैरोमीटर। कौन है? बैरोमीटर है। और 33 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 33 का आंसर बी। 34 है, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इन्हें किया जाता है उपधातु के रूप में। किसके रूप में? उपधातु के रूप में। 34 का आंसर हो जाएगा बी। 35 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, या
ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन ई की कमी से बांझपन की समस्या और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। इनके रासायनिक नाम भी आपको याद करने हैं, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 36वां प्रश्न है, भारतीयों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे? रवि कन्नन को। ये आपका करंट का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है। 37वां है, हाल ही में किस देश को अगले G20 सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ब्राजील को। और 38 है, अक्टूबर 2023 में किस राज्य ने नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की है? तो ये तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना किसने शुरू की है? तमिलनाडु ने। 38 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 38 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके 22 मतलब 22 प्रैक्टिस सेट आपके पुलिस के कंप्लीट हो गए हैं और हमें करने हैं कितने कंप्लीट? 50 करने हैं। ठीक है, हो सकता है 2-2 3-3 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट कराऊँ एक दिन में। तो आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 23 के साथ में।